दोस्तों, आज की वीडियो में आज सुनने वाले होली की सच्ची डरावनी कहानियों के बारे में। आज की पहली कहानी, इस त्योहार से कुछ ऐसी भी भयानक चीजें जुड़ी हैं जिनका जिक्र करना भी डरावना लगता है। यह कहानी सीमा की है। सीमा अपनी लाइफ के एक बहुत ही अनोखे पड़ाव पर थी। अगले 3 महीने में वह एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। सीमा और उसका हस्बैंड शुभम अहमदाबाद के एक फ्लैट में अकेले रहते थे। काम में बिजी रहने की वजह से शुभम सीमा का पूरी तरह से ख्याल नहीं रख पाता था और इसलिए सीमा ने अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी महीने अपनी मां के साथ रहने का डिसाइड किया। होली से करीबन एक दिन पहले सीमा अपने घर के से पहुंची। लोकेशन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से सीमा को घर के सामने वाली रोड पर उतरना पड़ा। सीमा के घर के सामने वाली रोड पर एक चौराहा था। उस चौराहे को पार करते हुए सीमा का पैर जमीन पर आटे के बने दिए पर जा लगा और वह उसके पैर से चिपक गया। सीमा ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और घर चली गई। पर घर के दरवाजे पर पहुंचते ही सीमा ने जैसे ही घर की दहलीज पर अपना पैर रखा, उसके पूरे शरीर में एक करंट दौड़ा। उसे एक जोर का झटका लगा और वह पीछे हो गई। जब तक सीमा कुछ समझ पाती, उसकी मां घर के गेट पर उसे लेने आ गई। अपनी मां को देखकर सीमा बेहद खुश हो गई और वह उस झटके को नजरअंदाज करके उनके साथ अंदर चली गई। उसी रात को सीमा वॉशरूम जाने के लिए रात में उठी। बेड से उठकर वह जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाने लगी, उसको पीछे से किसी ने जोर से धक्का मारा। सीमा उस धक्के से जमीन पर गिर गई और दर्द के मारे उसकी चीख निकल गई। घर में सभी लोग जाग गए। सीमा ने जब यह बताया कि उसे किसी ने पीछे से धक्का मारा था तो घर के सभी लोग चौंक उठे। तभी सीमा के पापा ने उसकी बात को टालते हुए कहा कि शायद अंधेरे में सीमा जमीन पर पड़ी किसी चीज से टकरा गई होगी। सबने इस बात को मान लिया और सब लोग सोने चले गए। अगली सुबह होली का त्योहार था। हर जगह रंग और उत्साह था। घर के सभी लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे थे। जब सीमा के बचपन के दोस्तों को पता लगा कि सीमा अपने पुराने घर में वापस आई हुई है तो वह भी उसके साथ होली खेलने के लिए वहां आ गए। घर के बाहर सीमा के 4 दोस्त आ गए, लेकिन उन चारों में से सीमा सिर्फ 3 को ही जानती थी। एक आदमी उसके लिए बिल्कुल अनजान था, पर सीमा को लगा कि शायद वो उसके किसी दोस्त के साथ आया होगा। उन सब ने एक दूसरे को रंग लगाना शुरू कर दिया। उसी मस्ती के बीच वह अजनबी भी सीमा को रंग लगाने आ गया। सीमा ने उसका नाम पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला और सीधा सीमा के गालों पर रंग लगाने लगा। सीमा को एकदम से महसूस हुआ कि वह आदमी अपने हाथों से सिर्फ रंग नहीं लगा रहा बल्कि वो सीमा के मुंह को मसलने की कोशिश कर रहा है। सीमा ने गुस्से में उस आदमी को पीठ से धक्का मारा और जोर से चीखने लगी। उसके चेहरे पर बहुत तेज दर्द हो रहा था। सब लोग उसके पास इकट्ठा हो गए। सीमा गुस्से में अपने दोस्तों से कहने लगी कि उनके साथ जो आदमी आया है उसने सीमा के साथ बदसलूकी की है। यह सुनकर सब दंग रह गए। तभी सीमा के दोस्त ललित ने उससे पूछा कि वह किस आदमी की बात कर रही है। ललित ने बताया कि उनके साथ कोई चौथा आदमी नहीं था। ये सुनकर सीमा सुन्न पड़ गई। उसे पूरा यकीन था कि उसने एक आदमी को वहां देखा था। सीमा इधर उधर उसे ढूंढने लगी पर वह आदमी उसे कहीं नहीं मिला। घर के बाहर अब इतना तमाशा बन चुका था कि सीमा की मां उसे घर के अंदर ले गई। सीमा बार बार पागलों की तरह उसी आदमी के बारे में बोले जा रही थी। सीमा की मां ने उसे बिस्तर पर बिठाया और उसके लिए पानी लेने किचन में पहुंची। किचन तक जाते हुए सीमा की मां के पास उसकी भतीजी श्रुति फोन लेकर आ गई और उन्हें एक वीडियो दिखाने लगी। वीडियो में जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। वह वीडियो बाहर हो रही होली सेलिब्रेशंस की थी और उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा था कि सीमा अकेली खड़ी हुई है और उसके गालों पर खुद से रंग लग रहा है। यह देखते ही सीमा की मां भागती हुई सीमा के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि सीमा का शरीर बिस्तर के ऊपर हवा में तैर रहा है। यह देखकर सीमा की मां बेहद घबरा उठी। वह समझ गई कि जरूर सीमा के ऊपर कोई काला साया आ गया है। उन्होंने तुरंत शहर के
जानेमाने तांत्रिक को बुलवाया। जब वह तांत्रिक वहां पहुंचा तो सीमा उसे देखकर गुस्से से चिल्ला उठे। सीमा ने उसका गला पकड़ लिया और किसी अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ आने लगी। तांत्रिक ने उसके ऊपर कुछ पाउडर जैसा फेंका जिससे वह थोड़ी शांत हो गई और उसने तांत्रिक का गला छोड़ दिया। सब घर वालों ने उसे बेड से बांध दिया और फिर उस तांत्रिक ने अपनी झाड़ फूंक शुरू कर दी। जैसे जैसे तांत्रिक झाड़ फूंक कर रहा था वैसे वैसे सीमा दर्द में चिल्ला रही थी। तांत्रिक ने सीमा की कुर्ती से थोड़ा सा कपड़ा फड़ा और उसे जला दिया। अब जैसे जैसे वो कपड़ा चल रहा था उसमें से ब्लू कलर का धुआं निकलने लगा और सीमा के चीखने की आवाजें और तेज हो गई। सीमा कैसे खड़े सीमा को दर्द में देख रहे थे। जैसे ही वह कपड़ा पूरा जलकर राख हुआ सीमा की चीखें भी बंद हो गई और वह बेहोश सी पड़ गई। जब सीमा होश में आई तो तांत्रिक ने बताया कि सीमा पर किसी ने काला जादू किया था। उन्होंने बताया कि होली के समय पूरे साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा की रात होती है और इस समय में बच्चों और प्रेग्नेंट औरतों को सबसे ज्यादा खतरा होता है। ज्यादातर लोग चौराहे पर काला जादू करके सामान रख देते हैं ताकि जब भी किसी का पैर उस सामान पर पड़े काली आत्माएं उन पर चढ़ जाएं और उन्हीं काली आत्माओं के जरिए वह अपने अधूरे काम करवा पाएं। सीमा और उसके बच्चे की तो जान बच गई पर सीमा के दिमाग से यह खौफनाक किस्सा शायद ही कभी मिट पाए। इसलिए दोस्तों, त्योहारों के समय चलते वक्त पैर कहाँ पड़ रहा है इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। भारत में होली एक खुशियों का त्योहार है जहां सब लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को रंग लगाकर एक दूसरे की खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इंडिया में एक ऐसी जगह है जहां पिछले 80 सालों से लोगों ने होली नहीं मनाई है। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी हमें भेजी है नेहा जी ने। यह कहानी राजस्थान में बसे राजूपुर गांव की है। कहते हैं 80 साल पहले ये राजू प्रसाद नाम का एक राजा शासन करता था। राजा को होली का त्योहार बहुत पसंद था पर एक रोज होली के दिन उनके बेटे की मौत हो गई से वह राजा पागल हो गया और पूरे गांव भर में होली मनाने पर रोक लगा दी। कुछ ही सालों बाद उस राजा ने होली के दिन ही खुद को मार डाला और इस गांव की परिस्थितियां और बिगड़ गई। उस साल सूखा पड़ गया और कई लोग भुखमरी से मर गए। तब से गांव के लोग होली का दिन उस गांव के लिए अशुभ मानते हैं और कभी होली नहीं मनाते। और यह भी कहा जाता है कि उस गांव में आज तक उस राजा का भूत भटकता है जो होली के दिन लोगों को बहुत सताता है। गांव के लोग इस डर से सहमे हुए रहते हैं कि अगर उन्होंने राजा का कहा नहीं माना तो उनका भूत आके उन लोगों की जिंदगी नरक बना देगा। कई साल पहले जब राजीव नाम का आदमी जो गांव में नया नया आया था, राजीव ने गांव वालों की बात नहीं सुनी और होली मनाने निकल पड़ा, जिसके बाद वो उस गांव में कभी नहीं दिखा। कहते हैं उस राजा के भूत ने राजीव खाई में धक्का देकर मार डाला। उसके बाद से उस गांव में होली न मनाए जाने की परंपरा बन गई है जो आज तक चलती आ रही है। आज भी होली आते ही इस गांव में सन्नाटा छा जाता है जैसे किसी की मातम हो। नितिन, सोनू और अरुण बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों सेम कॉलेज में पढ़ते थे और कॉलेज से उन्होंने एक ट्रिप प्लान की थी। होली के चलते उन्हें कॉलेज से एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी तो सोनू ने आगरा जाकर होली मनाने का आइडिया दिया। तीनों ही उस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड हो गए और होली मनाने के लिए आगरा के लिए निकल गए। आगरा में अक्सर होली का त्योहार बहुत ही जोरों शोरों से मनाया जाता है। होली का त्योहार एक पूरे जलसे की तरह होता है। नितिन, सोनू और अरुण होली से एक दिन पहले आगरा पहुंचे और अगली ही सुबह सफेद कुर्ता पहनकर होली सेलिब्रेट करने आगरा की गलियों में निकल गए। तीनों ने पूरा दिन बहुत एंजॉय किया। होली खेलते खेलते उन्होंने ठंडाई समझकर काफी सारी भांग पी ली। पूरा दिन रंगों से खेलने के बाद अब सूरज ढलने लगा था और तीनों ही बहुत बुरी तरह थक चुके थे। नितिन, सोनू और अरुण अब अपने होटल की तरफ वापस जाने लगे थे पर कहीं ना कहीं वह तीनों ही भांग के नशे में थे, जिसकी वजह से वह वापस जाने का रास्ता भटक गए थे। नितिन के कहने पर उन्होंने चलते हुए एक नया रास्ता ले लिया और उनमें से कोई नहीं जानता था कि
उनकी यह गलती उन्हें कितनी भारी पड़ने वाली है। जहां आगरा की हर गली में शोर शराबा था, वहीं वह नया रास्ता काफी सुनसान सा था। वह तीनों बस उस पर चलते जा रहे थे। चलते चलते उन्हें अपनी दाईं ओर एक पुराना सा खंडरई ही रहे थे कि तभी उन्हें खंडरई सोनू ने ध्यान से सुना तो वह शोर असल में लोगों के हंसने खेलने का था। उस खंडरई आवाजें सुनकर उन तीनों को काफी अजीब तो लगा, पर वह तीनों ही देखना चाहते थे कि आखिर अंदर क्या हो रहा था। वो तीनों उस खंडरई वह दीवार एक जगह से थोड़ी सी टूटी हुई थी और नितिन ने वहां से अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। उस खंडरई खेल रहे थे। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आखिर एक खंडरी क्यों खेल रहे थे, पर इससे पहले कोई कुछ समझ पाता अरुण उसी टूटी हुई दीवार से अंदर घुस गया और नाचते हुए उन लोगों के पास चला गया और सबके साथ नाचने लगा। उसके पीछे पीछे नितिन और सोनू भी अंदर चले गए। दोस्तों, उन सबके नाचते नाचते उस खंडर के अंदर अचानक से अंधेरा छाने लगा, जैसे एकदम से रात हो गई हो। वहीं सोनू का पैर नाचते हुए फिसल गया और वो एक औरत से टकरा गया। सोनू ने तुरंत ही माफी मांगी, पर वह औरत बस खड़ी होकर सोनू को घूमने लगी और देखते ही देखते सभी नाचते हुए लोग वहीं रुक गए और सिर्फ सोनू, अरुण और नितिन को घूरने लगे। उस खंडरी कुछ कर पाता उस औरत का चेहरा बदलने लगा, बल्कि वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा बदलने लगा और नीला पड़ने लगा। तभी सोनू के सामने खड़ी उस औरत की आंखें सफेद हो गई। यह सब देखकर उन तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। अरुण और नितिन सीधा वहां से भागने लगे, पर सोनू अपनी जगह पर ही रुका हुआ था। वह उस औरत को सुन्न होकर देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोनू एक पुतला बन गया हो। अरुण ने उसे वहां से खींचने की कोशिश की, पर सोनू मानो वहीं पर जम गया था। अरुण ने उसे और जोर से खींचा और जो उसने देखा उसे देख उसका दिल दहल गया। सोनू की आंखें भी सफेद पड़ने लगी थी। यह देखते ही अरुण ने सोनू का हाथ छोड़ा और वहां से भागने लगा। अरुण और अब दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह जहां भी नजर डाल रहे थे वहां वह नीले पड़े लोग उन्हें भयानक सफेद आंखों से देख रहे थे। वो बस कुछ भी करके उस खंडरी थे वहीं बाहर जाने का इकलौता रास्ता था, तो वो उसकी तरफ जाने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे नितिन और अरुण की सांसें जम सी गई। वहां पर खड़े सभी लोगों की हड्डियां चटकने लगी और वो धीरे धीरे नितिन और अरुण की तरफ भरने लगे। उन दोनों की जान सूख चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था, पर तभी नितिन और अरुण ने मिलकर सोनू को वहां से खींचा और उसे अपने कंधे पर उठाकर वह दोनों उसी दीवार की तरफ भागने लगे जहां से वह तीनों अंदर आए थे। बिना कुछ सोचे वो बस उस दीवार की तरफ भागते गए और उस किले से बाहर कूद गए। किले से बाहर निकलते ही सोनू की आंखें पहले जैसी नॉर्मल हो गई और वह वहीं पर बेहोश हो गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते उस खंडरी और उस किले के अंदर मौजूद सभी लोग आग में जलने लगे। वह भयानक नजारा नितिन और अरुण से देखा भी नहीं जा रहा था। पहले तो उन्हें लगा कि यह सब जो उनके साथ घटा वो कुछ नहीं बल्कि भांग का नशा था, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे सोनू को उठाकर जब अपने होटल तक पहुंचे और वहां के मैनेजर को उन्होंने सब कुछ बताया तो मैनेजर की बात सुनकर वो लोग दंग रह गए। उस मैनेजर ने उन्हें बताया कि जिस किले के पास वो थे उस किले में कई साल पहले गांव के लोग होली मना रहे थे और तभी उनके गांव पर एक मुगल बादशाह ने हमला कर दिया था। किले को चारों ओर से घेर कर मुगलों ने उस पूरे किले को आग लगा दी थी। उस किले में मौजूद हर एक इंसान की वहीं पर मौत हो गई थी। आज भी होली के दिन शाम को कोई भी उस किले के पास से नहीं निकलता। कहते हैं वह सारी आत्माएं उस किले के अंदर कैद हो गई हैं और वहीं पर भटकती रहती है। पर हर साल होली के दिन वहां भूतों की होली खेली जाती है।
यह सब सुनकर नितिन और अरुण के होश उड़ चुके थे। सोनू अब भी बेहोश था। होटल के मैनेजर ने उसे दिलासा दिया कि अब वह तीनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। सुबह होते ही नितिन, सोनू और अरुण तुरंत ही आगरा से निकल गए। सोनू को उस दिन के बारे में ज्यादा कुछ याद तो नहीं है, पर अर्नव और अरुण उस दिन को शायद ही कभी भूल पाएंगे। वैसे तो इंडिया में हर फेस्टिवल ही स्पेशल होता है, मगर रंगों का त्योहार होली सभी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल होता है। तरह तरह की मिठाइयाँ, ढेर सारे रंग और खूब सारी मस्ती। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। 14 साल के ऋषभ के लिए उसका फेवरेट होली का त्योहार इतना भयानक बन जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। ऋषभ एक अनाथ आश्रम में रहता था और होली से कुछ दिन पहले ही उसे एक फैमिली ने आकर अडॉप्ट कर लिया था। जब वह ऋषभ को अपने घर लेकर आए तो ऋषभ घर के अंदर जाते जाते रुक गया। उसका ध्यान घर के पास वाले गार्डन की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी ऋषभ की नई मॉम ने उसे अंदर बुला लिया। वह फैमिली ऋषभ का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगी। सभी उसे बहुत प्यार करते थे, मगर सबसे ज्यादा ऋषभ को उसकी दादी प्यार करती थी। मगर उस घर में एक अजीब सी बात थी। ऋषभ पूरे घर में फ्री होकर घूम सकता था, पर उसे सेकंड फ्लोर पर जाने की परमिशन नहीं थी। ऋषभ अक्सर सेकंड फ्लोर की तरफ ही देखता रहता, लेकिन जब भी वह ऊपर आने की कोशिश करता उसकी दादी उसे आकर रोक लेती। होली से एक रात पहले जब ऋषभ अपने कमरे में जा रहा था, तब वह अचानक ही स्टेयर केस के पास रुका और सेकंड फ्लोर की तरफ देखने लगा। घर में सब सो चुके थे और इसलिए वह चुपके से सेकंड फ्लोर पर चला गया। उस फ्लोर पर एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक लाल रंग का ताला लगा हुआ था। ऋषभ ने जैसे ही उस ताले को तोड़ने की कोशिश की, तभी उस दरवाजे पर किसी ने अंदर से नॉक किया। उसके बाद जो उसने देखा उसके होश उड़ गए। उसके पास में एक बच्चा खड़ा था। उस बच्चे का नीला रंग था और आंखें पूरी तरह सफेद थी। वह ऋषभ को देखकर जोर से चिल्लाया और ऋषभ के अंदर घुस गया। ऋषभ वहीं बुरी तरह तड़पने लगा और उसे अजीब से दौरे पड़ने लगे और तभी उसकी आवाज सुनकर उसके मम्मी पापा ऊपर आ गए। उन्होंने उसे उठाकर उसके कमरे में सुला दिया। अगली सुबह होली थी, मगर ऋषभ का शरीर बुरी तरह बुखार में तप रहा था। ऋषभ की दादी काढ़ा बनाकर जैसे ही उसके कमरे में गई, वैसे ही ऋषभ नींद से उठ गया और उन्हें देखकर जोर से लाने लगा। उसका मुंह उस लड़के की तरह नीला पड़ने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गई। तभी उसकी दादी डरकर सेकंड फ्लोर की तरफ भागी और वह देखकर हैरान हो गई कि ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। ऋषभ भी अजीब सी आवाजें निकालते हुए दादी के पीछे पीछे ऊपर चला गया। ऋषभ की आवाजें सुनकर उसके मॉम और डैड ऊपर आए, पर जो उन्होंने देखा वह देखकर वह सुन पड़ गए। ऋषभ जमीन पर गिरा पड़ा था और उसे दौरे पड़ रहे थे और ऋषभ के बगल में ऋषभ की दादी मरी पड़ी थी। ऋषभ के मॉम डैड को कुछ समझ नहीं आया कि सेकंड फ्लोर पर आखिर क्या हुआ है। जब कुछ देर बाद ऋषभ अपने सेंसेस में वापस आया, उसने सबको बताया कि उसे उनके घर में एक बच्चे की आत्मा दिखती थी। सबसे पहले दिन जब वह घर आया था तो वह उसे गार्डन में दिखा और फिर अक्सर सेकंड फ्लोर पर दिखता था। वह बच्चा बार बार ऋषभ को ऊपर खेलने के लिए बुलाता था। कल रात भी वह उससे बात करने के लिए उसके शरीर में घुसा और उसने बताया कि उसकी दादी शैतान की पूजा करती थी और उन्होंने उसको होली के दिन मार डाला था और वो अब ऋषभ के जरिए अपना बदला लेने आया है। ये सब सुनकर ऋषभ के मम्मी पापा शॉक्ड थे, क्योंकि वो बच्चा जिसकी ऋषभ बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि ऋषभ के मम्मी पापा का पहला बेटा था, जो अचानक 7 साल पहले होली के दिन गायब हो गया था। उन्होंने उस दिन के बाद अपने घर में अपने पहले बेटे की आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और फिर वह ऋषभ को लेकर हमेशा के लिए उस घर से कहीं दूर चले गए। मगर आज तक ऋषभ उस भयानक होली को भूल नहीं पाया है। दोस्तों, बढ़ते अगली कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी मेरे अपने दोस्त के साथ घटी थी। आपको उसी की आवाज में कहानी सुनाता हूँ। मेरा परिवार 70 साल पहले माइग्रेट होकर गाजियाबाद आ गया था।
मेरे या मेरे पिता में से कभी कोई गांव नहीं गया था, पर 10 साल पहले 2014 में जब बहुत कोशिशों के बाद मेरी बीवी अनुष्का प्रेग्नेंट हुई तो डॉक्टर ने कहा कि हमें अनुष्का की अच्छी सेहत के लिए उसे शुद्ध वातावरण में ले जाना चाहिए। हम सब ने सोचा कि हमारे गांव से शुद्ध वातावरण तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो हमने अपने हरियाणा वाले गांव में जाने का फैसला किया। पर हमें नहीं पता था कि हमारा यह फैसला हमारी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगा। बहुत लंबे सफर के बाद हम रात को गांव पहुंचे। उस चांदनी रात में गांव बहुत सुंदर लग रहा था, वहां एकदम शांति थी। गांव पहुंचकर अनुष्का की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर उसे नहीं पता था कि खुशी बस कुछ ही घंटों की थी। 3 साल पहले हुई मां की मौत के बाद पिताजी भी पहली बार घर से बाहर निकले थे। मैंने गांव का घर खोला और अनुष्का और पिताजी को घर के अंदर कमरे में बिठाया। मैं जैसे ही सामान लेकर कमरे में वापस आया तो मैंने देखा कि पापा सोफे पर बेहोश पड़े थे और उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। मुझे समझ ही नहीं आया कि अचानक पापा को क्या हो गया है। अनुष्का ने मुझे जल्दी से पापा को अस्पताल लेकर जाने को कहा। अस्पताल गांव से दूर शहर में था और मैं उस हालत में अनुष्का को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, पर अनुष्का की हालत ज्यादा ट्रेवल करने लायक भी नहीं थी। अनुष्का ने मुझे हिम्मत दिखाई और पापा के साथ जाने को कहा। मैं पापा को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल चला गया। पापा पूरी रात अस्पताल में ही भर्ती थे। दरअसल बीपी लो होने के कारण वह बेहोश हो गए थे और डॉक्टर ने उनको ग्लूकोज चढ़ाकर घर ले जाकर आराम करवाने को कहा। मैंने राशि को रात भर फोन करने की कोशिश की, पर उसने फोन ही नहीं उठाया। मैं अगली दोपहर पापा को लेकर जब घर गया तो जो मैंने देखा वह बेहद ही अजीब और डरावना था। मैंने देखा कि अनुष्का कमरे के कोने में खड़ी है और दीवार की तरफ मुंह कर अपने नाखूनों से दीवार को नोच रही है। यह देखते ही मैं अंदर से कांप गया। जैसे ही मैंने उसे आवाज दी उसने दीवार खुरेदना बंद कर दिया और वह मेरी तरफ मुड़कर पापा के बारे में पूछने लगी जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। मैं डरते हुए धीरे से उसकी ओर बढ़ा। मुझे लगा कि शायद यह सब स्ट्रेस का नतीजा है, तो मैं राशि को कमरे तक लेकर गया और उसे वहां सुला दिया। मैंने डॉक्टर को फोन करके उसको सब बताया तो उसने भी अनुष्का की हरकतों को थकान और स्ट्रेस बताकर अनुष्का का खास ध्यान रखने को कहा। अगले 2 दिन कुछ नहीं हुआ। फिर एक रात अचानक से मेरी नींद खुली। अनुष्का बेडरूम में नहीं थी। मैंने उसे पूरे घर में ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसे ढूंढते ढूंढते जब मैं आंगन में पहुंचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि अनुष्का छत के कोने की तरफ उल्टी चल रही थी, वह साथ ही कुछ बड़बड़ा भी रही थी। मैं बहुत बुरी तरह डर गया क्योंकि एक गलत कदम और अनुष्का छत से सीधा नीचे गिर सकती थी। मैं भागकर छत पर गया और अनुष्का को चिल्लाकर बुलाने की कोशिश की, पर उसको कई बार बुलाने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उसे कोई होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह काफी डरी हुई थी और रोते हुए एक ही चीज कहे जा रही थी, वह मुझे और हमारे बच्चे दोनों को लेने आई है। उसकी यह बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं समझ गया था कि यह थकान नहीं बल्कि किसी बुरे साये की वजह से हो रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और देखते ही देखते राशि का शरीर अब तपने लगा था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने आधी रात में ही गांव के सबसे बड़े पंडित को घर बुलवा लिया। मैंने अनुष्का को बिस्तर पर लिटाया और पंडित जी का इंतजार करने लगा। उनके आने पर मैं उन्हें लेने बाहर गया और जब हम लोग कमरे में वापस आए तो अनुष्का अपने बेड पर नहीं थी। हम फिर से पूरे घर में उसे ढूंढने की कोशिश करने लगे पर वह कहीं नहीं दिखी। मैं बेडरूम में वापस आया तो मेरी नजर हमारे कमरे की अलमारी के ऊपर गई और मेरा दिल दहल उठा। अनुष्का अपने घुटने सर में दिए उसी अलमारी के ऊपर बैठी थी। उसे देखते ही पंडित जी भी बहुत चक्के रह गए और उन्होंने मुझे उस कमरे से निकल जाने को कहा। मैं अनुष्का को अकेला नहीं छोड़ सकता था लेकिन पंडित जी की बात भी नहीं टाल सकता था। मैं कमरे से बाहर जाने के लिए
जैसे ही मुड़ा वैसे ही ऊपर बैठी अनुष्का ने अपना सर उठाया। अनुष्का की आंखें काली पड़ चुकी थी और वह एक डरावनी सी हंसी हंस रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू भी था। इससे पहले कि कोई कुछ करता राथी ने उस चाकू को अपने ही पेट पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। चाकू मारते हुए वो बस हंसती जा रही थी। कुछ ही पलों में अनुष्का बेहोश होकर अलमारी से नीचे गिर गई। मैं यह सब देखकर सुन पड़ गया था और मेरी आंखों से आंसू आने लगे। पंडित जी ने मुझे अनुष्का से दूर किया और मुझे वहां से जल्द निकलने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि करीब 40 साल पहले इसी गांव में एक लड़के ने एक छोटी जाति की लड़की से शादी की थी। शादी के 2 साल बाद उनका बच्चा भी होने वाला था, पर उस लड़के के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। इसलिए उन्होंने उस लड़की और उसके पेट में पल रहे बच्चे को बेरहमी से मार दिया था। तब से लेकर आज तक हम गांव में कभी भी किसी गर्भवती महिला को अकेले नहीं छोड़ते हैं। कहते हैं कि उसी लड़की का साया किसी को भी मां नहीं बनने देता। यह सब सुनकर मैं तड़प तड़प कर रोया। मेरी जिंदगी उस एक हफ्ते में पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। मैं आज भी हर दिन अफसोस करता हूँ कि मैं अनुष्का को उस गांव में क्यों लेकर गया। अगर उस गांव में नहीं जाता तो शायद आज वह मेरे पास होती। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कहानियाँ अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नई कहानियों के साथ। धन्यवाद।